लेखांकन के उप क्षेत्र सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन के उप क्षेत्र। लेखांकन के उप क्षेत्र के अंदर आते हैं सबसे पहले पुस्त पालन, सेकंड होता है वित्तीय लेखांकन, तीसरा होता है प्रबंध लेखांकन, चौथा होता है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। फर्स्ट है बुक कीपिंग, सेकंड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सबके मीनिंग मैं बता चुका हूँ, एक एक बार मैं वापस बता देता हूँ। सबके नीचे एक एक लाइन में आप सबका मीनिंग लिख दो। पुस्तक पालन का अर्थ होता है पुस्तकों को रखना, मेंटेनिंग ऑफ बुक्स। सेकंड होता है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जहां पे पुस्तक पालन का काम एंड होता है वहीं से वित्तीय लेखांकन का कार्य शुरू होता है। तलपट बनाने से पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाने का काम वित्तीय लेखांकन में किया जाता है, जिसमें लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा तैयार किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फाइनेंशियल अकाउंट फॉर मेकिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय सूचना को प्राप्त करने के लिए वित्तीय लेखा किया जाता है। तीसरा होता है प्रबंध लेखांकन, प्रबंधकों के द्वारा लिए गए निर्णय सही है या नहीं है उसका निर्धारण करने के लिए प्रबंध लेखांकन किया जाता है। प्रबंधकों के निर्णय की समीक्षा करने के लिए प्रबंधकों के द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा की जाती है प्रबंध लेखांकन में। अब आता है सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में छोटी सी लाइन लिख देना, संस्थाओं द्वारा किए गए सामाजिक लागतों और संस्थाओं द्वारा की गई सामाजिक लागतों, सामाजिक व्ययों से होने वाले सामाजिक लाभों का लेखा करना सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन कहलाता है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मीनिंग होता है जो ऑर्गेनाइजेशन ने सोशल कॉस्ट और सोशल एक्सपेंसेस किया है, उस सोशल एक्सपेंसेस से जो आपको प्रॉफिट हुआ है, सोशल प्रॉफिट, उसे सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन का लेखा करना सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन में आता है। तो संगठन द्वारा किए गए सामाजिक लागत और सामाजिक व्ययों का लेखा करना जिससे उनको सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, उसे सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन कहते हैं। हो गया लेखांकन के उपक्षेत्र, लेखांकन का उपक्षेत्र हो गया, सबको समझ में आ गया? आगे चले। अब आता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के मेथड। अब थोड़ा सा फास्ट चलने वाले हैं, तो मेथड्स ऑफ जो अकाउंटिंग है लेखांकन के, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन की विधियां, ध्यान रखो विधियां, मेथड ऑफ अकाउंटिंग लेखांकन की विधियां, लेखांकन की विधियां, ध्यान रखो विधियां, लेखांकन की विधियां। जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है, सबसे पहला होता है भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड होता है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इकहरा लेखा प्रणाली। सिंगल एंट्री सिस्टम। आप सेम टू सेम जो डायग्राम है वो बना दो और इस डायग्राम के नीचे सब लिखना शुरू कर दो। जिनके फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट है वो
तीन बातों को ध्यान रख लो कि भारतीय महाजनी बही खाता प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है, फुल्ली साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक प्रणाली। बस इतना सा ध्यान रखना जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड वालों को, साइंटिफिक पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। सेकंड, डबल एंट्री सिस्टम वैज्ञानिक प्रणाली है, साइंटिफिक सिस्टम। वैज्ञानिक प्रणाली है, साइंटिफिक सिस्टम। और ये है इकहरा लेखा प्रणाली, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये अवैज्ञानिक प्रणाली है। अनसाइंटिफिक सिस्टम। और जो 11th वाले हैं और जो दूसरे अदर क्लास वाले हैं, वो अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, पूर्ण इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इस लेखांकन की प्रणाली में भारतीय भाषा में लिखा जाता था। कौन सी भाषा में? भारतीय भाषा में, इंडियन लैंग्वेज में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते थे। सेकंड, लाल पुट्ठे वाली मोटी जिल्ड बही में लेखा रखा जाता था। और इस प्रणाली, यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत पर काम करती थी। यह प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है और विश्व की सबसे प्राचीनतम लेखा प्रणाली भारतीय महाजनक बही खाता प्रणाली है। सेकंड आती है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में 4 लाइनें लिखी हैं। प्रथम, दोहरा लेखा प्रणाली, यह प्रणाली, इस प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। यह प्रणाली कहती है प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत भी यही है, प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष, दोनों पक्षों में लेखा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव। हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, यह पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। इसमें लेखा अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। कौन सी भाषा में होता है लेखा? अंग्रेजी भाषा में होता है। इसके बाद में दोहरा लेखा प्रणाली में इतना लिखना, विश्व में सबसे अधिक प्रचलन में आने वाली प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। अब आता तीसरा, इकहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, यह अवैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली में कुछ व्यवहारों का लेखा दोनों पक्षों में होता है, कुछ व्यवहारों का लेखा एक पक्ष में होता है। इस कारण से शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि की हम गणना नहीं कर पाते हैं। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, इस कारण हम शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि की गणना नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसे इकहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि कुछ व्यवहारों का दोनों पक्ष में और कुछ व्यवहारों का एक पक्ष में ही लेखा होता है। इसके बाद में आ जाता है, यह एक अवैज्ञानिक प्रणाली है। अवैज्ञानिक प्रणाली है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं लेखांकन की अवस्थाएं, वेरियस स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग। जो वेरियस स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग है, लेखांकन की अवस्थाएं। लेखांकन की 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक लेखा, दूसरा होता है वर्गीकरण व खतौनी, तीसरा होता है सारांश लेखन व अंतिम खाते तैयार करना। प्रारंभिक लेखा, इसका मीनिंग होता है ओरिजिनल एंट्री, सौदा और व्यवहार होते ही लेखा पुस्तक में दर्ज करना। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज करना प्रारंभिक लेखा आता है। दूसरा काम होता है वर्गीकरण व खतौनी। इसके अंदर फिर सौदा और व्यवहार को खाता बही में खातों के अंदर लेजर पोस्टिंग करना, वर्गीकरण और खतौनी आता है। खाता बही में लेजर पोस्टिंग करने तक का काम इसमें आता है। खाता बही की गणितीय अशुद्धि का पता लगाने के लिए हम तलपट, तैयार करने तक की प्रोसेस यहाँ पे आती है। प्रारंभिक लेखा और वर्गीकरण व खतौनी का काम आता है पुस्तक पालन में। ये दोनों कार्य किसके हैं?
ये दोनों कार्य है पुस्त पालन के। किसके कार्य है? पुस्त पालन के। दोनों काम आते हैं पुस्त पालन के अंदर। लेखांकन की 3 अवस्था होती है, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण व खतौनी, सारांश लेखन व अंतिम खाते तैयार करना। प्रारंभिक लेखा में, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जो प्रविष्टि की जाती है वो आती है, और खाता बही में जर्नल एंट्री इसमें आती है। खाता बही में लेजर पोस्टिंग करते हैं वो वर्गीकरण व खतौनी में आता है। ये दोनों काम पुस्त पालन में आते हैं। ये दोनों स्टेज किसमें आती है? पुस्त पालन में आती है। सारांश लेखन व अंतिम खाते तैयार करना, सारांश लेखन व अंतिम खाते तैयार करना, तलपट तैयार करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का काम इसके अंदर आता है। ये लेखांकन का कार्य है, ये वित्तीय लेखांकन के कार्य में आता है। किसमें आता है? वित्तीय लेखांकन के कार्य में। तो दोहरा लेखा प्रणाली की जो अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं, दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था कहो या लेखांकन की अवस्था कहो, वो 3 है। प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण व खतौनी, सारांश लेखन। ओरिजिनल एंट्री करो, ओरिजिनल एंट्री होती है आपके जर्नल के अंदर, और लेजर पोस्टिंग होती है यहाँ पर जर्नल में जिन जो खाते हैं उनके खाते खोलकर उनमें खतौनी करना क्लासिफिकेशन और पोस्टिंग में आता है। उसके बाद में ये दोनों प्रक्रिया किस में आती है? पुस्त पालन में आती है। अंतिम खातों को तैयार करना, ट्रायल बैलेंस बनाया, उससे ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और बैलेंस शीट बनाने का काम आता है सारांश लेखन व अंतिम खाता तैयार करने में। कोई प्रॉब्लम? अब आता है लेखांकन की अवस्थाएं आपके पूरी होती है। जैसे ही लेखांकन की अवस्था पूरी होती है हम आगे चलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ। क्या है दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ? दोहरा लेखा प्रणाली जो पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर लेखा रखना। दोहरा लेखा प्रणाली का पहला लाभ है पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर लेखा रखना, फुल्ली साइंटिफिक बेस्ड मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट, फुल्ली साइंटिफिक बेस्ड मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट, पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर लेखा रखना। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है, इसमें रखा जाने वाला लेखा पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर रखा जाता है। यह पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है, इसे कानून से मान्यता प्राप्त है। आइए समझ लें। सेकेंड है विश्वसनीय प्रणाली, रिलायबल सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली विश्वसनीय प्रणाली है, रिलायबल सिस्टम है। इसका लेखा विश्व में कहीं पर भी किया जाए उसका परिणाम एक ही होगा। इस प्रणाली से किए जाने वाले लेखों का परिणाम संपूर्ण विश्व में एक ही होगा। सभी जगह इसके नियम और सिद्धांत समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। सेकंड के बाद आता तीसरा लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी। दोहरा लेखा प्रणाली में हम व्यापार खाता बनाते हैं, व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें सकल लाभ सकल हानि की जानकारी मिलती है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सेकंड बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, जिससे हमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट लिखना, दोहरा लेखा प्रणाली में हम इस व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने हेतु स्थिति विवरण चिट्ठा बनाते हैं, जिससे हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जो एक अवधि के संपत्ति और दायित्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर आता है वैधानिक प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैधानिक प्रणाली है, इसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में आता है सूचनाओं की सुगम प्राप्ति। दोहरा लेखा प्रणाली के अंदर जो लेखे रखे जाते हैं उनकी सूचनाएं, जो लेखा रखा जाता है वो प्रबंधकों के लिए और अन्य पक्षकारों के लिए सुगमता से सूचनाएं मिल जाती हैं। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा रखने के कारण जो अन्य हितधारक है, उपयोग करता है, उनको सुगमता से सूचनाएं मिल जाती है। और हितधारक और उपयोगकर्ता का जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम यहाँ पे डाल देना। इन सभी पक्षकारों को सुगमता से सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है दोहरा लेखा प्रणाली से। आगे है छल कपट और धोखाधड़ी न्यूज। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा रखने पर जो व्यापार में छल कपट हो रहा है, जो कपट हो रहा है, जो धोखाधड़ी हो रही है, जो फ्रॉड हो रहा है, उस संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि लेखा रखते समय परीक्षात्मक जो कार्य होता है उससे पता चल जाता है कहाँ पे छल हुआ है, पकड़ में आ जाते हैं। जहाँ पे अशुद्धि होती है वो अशुद्धि हमें पकड़ में आ जाती है। इसके बाद आता है तुलनात्मक अध्ययन
संभव। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा रखने पर जो अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, इन अंतिम खातों का पिछले वर्ष के जो खाते तैयार किए गए थे उनसे हम आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, परस्पर तुलना करके अध्ययन कर सकते हैं। यह दोहरा लेखा प्रणाली के हैं लाभ। अब आता है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। दोहरा लेखा प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली है, एक्सपेंसिव सिस्टम है। दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा रखने के लिए हमें रजिस्टर की जरूरत होती है, पेन और स्टेशनरी आइटम्स की जरूरत होती है। उसके साथ ही हमें कंप्यूटर जैसे सिस्टम और महंगे महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसलिए ये एक्सपेंसिव, महंगी और खर्चीली प्रणाली है। सेकेंड है, दोहरा लेखा प्रणाली से लेखा रखते समय हम कई ऐसी अशुद्धि है जिनका हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता है। भूल संबंधी अशुद्धि, कोई लेखा रखना हम भूल जाते हैं, किसी व्यवहार को हम पुस्तक में लिखना भूल जाते हैं, उसका प्रभाव लेखा में कहीं पर भी नहीं पड़ता। भूल संबंधी अशुद्धि का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। सेकंड जो अशुद्धि है सतिपूरक अशुद्धि। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि की एक एरर सेकंड एरर को कंपनसेट कर देती है। वन एरर कंपनसेट टू सेकेंडरी एरर इज नाउन एज कंपनसेटरी एरर। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि की सति की पूर्ति कर देती है, उसे सतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। और सतिपूरक अशुद्धि का ज्ञान दोहरा लेखा प्रणाली पर सतिपूरक अशुद्धि का दोहरा लेखा प्रणाली से जब लेखा रखते हैं उससे सतिपूरक अशुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। तीसरा होता है गणित की अशुद्धि। हमें 1000 के जगह 100 रुपए लिख दिए, 1000 रुपए से डीआर और सीआर करना था किसी अकाउंट को, 100 रुपए से डीआर और सीआर कर लिया तो उसका प्रभाव लेखों में नहीं पड़ेगा। तलपट बनाने पर वह अशुद्धि हमें ज्ञात नहीं हो पाएगी और इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोहरा लेखा प्रणाली के दोष हैं। तो आइए समझ में, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। लेखांकन की 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक लेखांकन, वर्गीकरण व खतौनी, सारांश लेखन व अंतिम खाते तैयार करना। उसके बाद में दोहरा लेखा प्रणाली के जो लाभ है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर लेखा रखना, फुल्ली साइंटिफिक बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। यह रिलायबल सिस्टम है, विश्वसनीय प्रणाली होती है। लाभ हानि की जानकारी प्रदान करती है, लाभ हानि खाते के माध्यम से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करती है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच इंस्ट्रूमेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्रदान करते हैं। वैधानिक प्रणाली है, स्टेटरी सिस्टम है। फिर आता सूचनाओं की सुगमता से दोहरा लेखा प्रणाली में हमें प्राप्ति होती है। छल कपट धोखाधड़ी की जो संभावनाएं होती है वो न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि छल कपट करने वाले को ये पता चल जाता है कि जब लेखा रखा जाएगा, कोई लेखे की जांच करेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। और तुलनात्मक अध्ययन संभव है। दोहरा लेखा प्रणाली से तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करना पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आता है दोष। ये एक्सपेंसिव सिस्टम है, इसमें अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता, भूल संबंधी अशुद्धि का ज्ञान नहीं होता। कंपनसेट सतिपूरक जो अशुद्धि है उसका ज्ञान नहीं होता है। गणित की अशुद्धि मैथमेटिकल एरर, इसका ज्ञान हमें नहीं होता, इसका इफेक्ट लेखों पर पड़ता ही नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा। ये हमने दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, लाभ और दोष पढ़ लिए हैं। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ, अवस्थाएं और दोष हमने तीनों स्थिति पढ़ ली है। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, अब हम सिद्धांत की बात करने वाले हैं दोस्तों। अब हम अगले सेक्शन में सिद्धांत की बात करने वाले हैं। तो सिद्धांत किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रिंसिपल। तो सिद्धांत का अर्थ होता है, सिद्धांत एक आधारभूत सत्य या मूलभूत सत्य है जो सभी जगह स्वीकार किया जाता है। सिद्धांत एक आधारभूत सत्य या मूलभूत सत्य है जो सभी जगह स्वीकार किया जाता है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो, इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्सेप्टेड ऑल वेयर। इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्सेप्टेड ऑल वेयर। सभी जगह स्वीकार किया जाता है, उसे सिद्धांत बोलते हैं। एक मूलभूत सत्य, फंडामेंटल ट्रूथ, एक आधारभूत सत्य, बेसिक ट्रूथ, जिसे सभी जगह स्वीकार किया जाता है। लेखांकन सिद्धांत के जो नियम है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन सिद्धांत के नियम,
तो लेखांकन सिद्धांत के नियम ये है। पहला नियम जो फर्स्ट है वो है संबद्धता, रिलीवेंस। संबद्धता, रिलीवेंस, लेखे उसी वर्ष से संबंधित उसी वर्ष की पुस्तक में होने चाहिए। यूं नहीं हो कि पिछले वर्ष के लेखे आज किए जा रहे हो। संबंधित वर्ष के लेखों का पुस्तकों में रखना। रिलीवेंस, संबंध, लेखे उसी वर्ष से संबंधित होने चाहिए जिस वर्ष के पुस्तकें हैं। सेकंड, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, लेखा रखते समय किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेखा रखने में किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात नहीं करना चाहिए। तीसरा आता है व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी। व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी, व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी का मीनिंग है लेखांकन व्यवहारिक तरीके से व्यवहारों को रखा जाना चाहिए। लेखांकन में व्यवहारिक तरीके से व्यवहारों को रखा जाना चाहिए। तो आया सिद्धांत का मतलब ऐसे आधारभूत सत्य जिसे सभी जगह स्वीकार किया जाता है। ऑल फंडामेंटल ट्रूथ्स विच आर एक्सेप्टेड ऑल वेयर इज नाउन एज प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग इतना सा है, ऐसे लेखांकन के आधारभूत सत्य जिसे लेखांकन के क्षेत्र में सभी जगह स्वीकार किया जाता है उसे लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। लेखांकन के सिद्धांत के जो नियम है, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दोस्तों, वो है 3। सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसे कहते हैं संबद्धता या रिलीवेंस। लेखे उसी अवधि से संबंधित होनी चाहिए जिस अवधि के रखे गए हैं। दूसरा है वस्तुपरकता। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, लेखा रखते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का पक्षपात, भाई भतीजावाद, फिल्टर टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तीसरा होता है व्यवहारिकता, फिजिबिलिटी, लेखा व्यवहारिक रूप से रखा जाना चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, पर्टिकुलर होने चाहिए। आया समझ में लेखांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिद्धांत किससे बनते हैं? सिद्धांत अवधारणा से बनते हैं, कॉन्सेप्ट से बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बनेगा तब जाके प्रिंसिपल बनेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमने पढ़ लिया, अब ये बने किससे हैं? ये बनते हैं कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट या अवधारणा, कॉन्सेप्ट या अवधारणा या परिकल्पना। तो अवधारणा किसे कहते हैं, परिकल्पना किसे कहते हैं? अवधारणा वे स्वयंसिद्ध मान्यताएं जो सिद्धांत का निर्माण करती हैं उसे अवधारणा कहते हैं। अवधारणा के अंदर आप लिखना शुरू कर दो, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, वे स्वयंसिद्ध मान्यताएं जो सिद्धांत का निर्माण करती है उसे अवधारणा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, अवधारणा को प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार की जाती है। अवधारणा को प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार किया जाता है। वे स्वयंसिद्ध मान्यताएं जो सिद्धांत का निर्माण करती है अवधारणा कहते हैं। सेकंड पॉइंट है अवधारणा को निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार किया जाता है, इन्हें प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है अवधारणा को तर्कयुक्त जांच के आधार पर स्वीकार करते ही सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। अवधारणा को तर्कयुक्त जांच के आधार पर स्वीकार करते ही किसका निर्माण हो जाता है? सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब मैंने कहा था अवधारणा से सिद्धांत बनता है। सिद्धांत कैसे बनता है? अवधारणा को तर्कयुक्त अगर जांच करके प्रमाणित कर दिया जाता है उसे सिद्धांत बोलते हैं। अवधारणा को तर्कयुक्त जांच के आधार पर प्रमाणित कर दे तो वो सिद्धांत बन जाता है, उसे सिद्धांत बोला जाता है। आया समझ में? अवधारणा समझ में आ गई। अब अवधारणा और सिद्धांत में अंतर किया गया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिख दो एक साइड में अवधारणा और सेकंड साइड में लिख दो प्रिंसिपल्स अर्थात सिद्धांत। सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन अर्थ। सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डालोगे डेफिनेशन अर्थ मीनिंग। अवधारणा का अर्थ है वे स्वयंसिद्ध मान्यताएं जो सिद्धांत का निर्माण करती है उसे अवधारणा कहते हैं। इन्हें निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार किया जाता है, ये स्वयं सिद्ध होती है, इन्हें प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रिंसिपल का अर्थ वे आधारभूत सत्य, ऐसे आधारभूत सत्य जो सभी जगह स्वीकार किए जाते हैं, सर्वत्र स्वीकार्य हैं, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। फिर आता उत्पत्ति का आधार। अवधारणा की उत्पत्ति का आधार, अवधारणा स्वयं सिद्ध होती है, ये सिद्धांतों के उत्पत्ति का आधार है।
अवधारणा स्वयं सिद्ध होती है, ये सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार है। और सिद्धांत की उत्पत्ति का आधार, सिद्धांत की उत्पत्ति का आधार, सिद्धांत की उत्पत्ति का बेस अवधारणा होती है। अगर अवधारणा को तर्कयुक्त करके जांच कर लिया जाए तो वो सिद्धांत बन जाता है। इसमें सेकंड वन लिखना, विषय के सर्वश्रेष्ठ नियोजन में या निर्वहन में योगदान देती है। सिद्धांत क्या देता है? उस विषय के श्रेष्ठ निर्वहन में, श्रेष्ठ नियोजन में योगदान देता है। विषय के श्रेष्ठ निर्वहन में योगदान देता है प्रिंसिपल। परमाणन, अवधारणा स्वयं सिद्ध होती है, इन्हें परमाणन की आवश्यकता नहीं है। अवधारणा प्रमाणित हो जाए, तर्कयुक्त हो जाए तो वह सिद्धांत बन जाती है। सिद्धांतों को प्रमाणन जरूरी है। स्वीकृति, अवधारणा को निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार किया जाता है, जबकि सिद्धांत को निर्विवाद रूप से सभी जगह स्वीकार नहीं किया जाता। अवधारणा को प्रमाणित होना होगा, प्रमाणित होने के बाद में ही स्वीकार किया जाएगा। सिद्धांत का प्रमाणन होना जरूरी है। फिर आता है लोच, अवधारणा लोचशील नहीं है। अवधारणा नहीं बदल सकती। जो समाज की मान्यता है उसे आप नहीं बदल सकते, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन सिद्धांत लोचशील है, सिद्धांतों को बदला जा सकता है। महत्वपूर्ण पॉइंट जो नोट है, नीचे नोट लगा के लिखिए। अवधारणा को तर्कयुक्त जांच के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो वो सिद्धांत कहलाता है। आया समझ में? समझ में आ गया? तो अब लेखांकन सिद्धांत की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन सी है? सबसे पहली जो फर्स्ट विशेषता है, मानव निर्मित और भौतिक विज्ञान के सिद्धांत की तरह स्वयं सिद्ध नहीं, सेल्फ प्रूव्ड नहीं। अब सेल्फ प्रूव्ड नहीं। एक्चुअल में क्या है कि जो लेखांकन के सिद्धांत हैं वो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत की तरह अटल नहीं है, लोचशील है। सबसे बड़ी बात है, लेखांकन के सिद्धांत मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है, ये प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह स्वयं सिद्ध नहीं है, अपने आप सिद्ध नहीं होते, इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। ये सेल्फ प्रूव्ड सिद्धांत नहीं है। सेकंड बात जो आती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है ये लेखांकन की प्रक्रिया को एक रूप बनाने के लिए विकसित किए जाते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया को, अकाउंटिंग प्रोसेस को एक रूप यूनिफॉर्म बनाने के लिए ये किया जाता है। लेखांकन के सिद्धांतों का निर्माण क्यों किया जाता है? लेखांकन की प्रक्रिया को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक रूप बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेड फॉर यूनिफॉर्मिलिटी इन अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिफॉर्मिलिटी इन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस को यूनिफॉर्म करने के लिए, एक रूप करने के लिए लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तीसरी जो बात आती है, लेखांकन विकास की प्रक्रिया में है। लेखांकन के सिद्धांत अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, फुली डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलपिंग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विकास की प्रक्रिया में है, चल रहे हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस में। अब है ठोस ना होकर लोचपूर्ण है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ठोस नहीं है, जो एक बार कह दिया जिसे बदला नहीं जा सके, ऐसे ठोस नहीं है। ये लोचपूर्ण है, फ्लेक्सिबल है, इनको चेंज किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे हो गए? फ्लेक्सिबल हो गए। सेल्फ प्रूव्ड नहीं है, इट्स नॉट अ सेल्फ प्रूव्ड। ये डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। आया समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई प्रॉब्लम? आगे चले, ठीक है। लेखांकन के सिद्धांत हो गए पूरे समझ में। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।